नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के दूसरे भाग शब्द विचार से संबंधित शब्द एवं उनके प्रकार के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, शब्द विचार का यह पहला वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को शब्द एवं उनके विशेषताओं से जुड़े कुल जितनी सारी जानकारियां होंगी उनसे परिचित कराऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आप लोगों ने व्याकरण वाले वीडियो में ये जाना होगा कि शब्द विचार किसे कहा जाता है। अगर नहीं जाना होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शब्द विचार किसे कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि शब्द विचार किसे कहा जाता है तो आपका जवाब क्या होगा। दोस्तों, जवाब के रूप में आप लोग ये बताइएगा कि शब्द विचार हिंदी व्याकरण का वह भाग होता है जिसमें शब्दों के बनावट, निर्माण, गुण, रचना एवं उनके विशेषताओं का अध्ययन कराया जाता है। मैंने क्या बताया? मैंने आप लोगों को यह बताया दोस्तों कि शब्द विचार हिंदी व्याकरण का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत शब्दों के बनावट, निर्माण, रचना एवं उनके विभिन्न प्रकार के विशेषताओं का अध्ययन कराया जाता है। आप लोग सिंपली रूप से यह कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के जिस भाग के अंतर्गत शब्दों के निर्माण, गुण, बनावट एवं उनके विभिन्न प्रकार के विशेषताओं का अध्ययन कराया जाता है उसे ही शब्द विचार कहा जाता है। तो आप लोगों ने ये जान लिया कि शब्द विचार किसे कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर शब्द की परिभाषा को बताता हूँ कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, यहाँ पर शब्द के परिभाषा में बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं, ध्वनियों या वर्णों का वह स्वतंत्र एवं सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। परिभाषा को आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। परिभाषा में बोला गया है, ध्वनियों या वर्णों का वह स्वतंत्र एवं सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। मुझे पता है कि आप लोग अभी तक इस परिभाषा के आशय को समझ नहीं पाए हैं। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, अगर हम आपसे बोले कि वर्ण किसे कहते हैं, अगर हम आप लोगों से ये बोले कि वर्ण किसे कहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा। आप लोग बोल सकते हैं जिस किसी भी ध्वनि का खंड या टुकड़ा ना हो सके उसी को वर्ण कहा जाता है, अर्थात वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसी को वर्ण कहते हैं। दोस्तों, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण अपने मुख से करते हैं तो वो ध्वनि के रूप में जाना जाता है, और जब हम लिपि की सहायता से उस उच्चारण होने वाले ध्वनि को लिखते हैं तो उसे ही वर्ण के रूप में जाना जाता है। ध्वनि होता है उच्चारण के लिए, वर्ण होता है लिपि के लिए, अर्थात लिखित रूप के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ण का। आप लोगों ने वर्ण विचार में ये जाना था कि वर्ण कौन कौन से होते हैं। आप लोगों ने वर्ण विचार में जाना था कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये दोनों मिलकर ही शब्द का निर्माण करते हैं। इनके बिना बिल्कुल भी किसी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं दोस्तों कलम का, ठीक है। हमने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को, ठीक है, कि कैसे वर्ण एक दूसरे के साथ मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अगर हम एक शब्द ले ले कलम, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ठो वर्ण यहाँ पर आए हुए हैं। कौन कौन? क, ल और म के रूप में। हालांकि ये बिल्कुल भी अपने मूल रूप में नहीं है। किस रूप में है? व्यंजन वर्ण के रूप में है। अगर दोस्तों हम लोग इन्हें मूल रूप के रूप में अगर हम प्रकट करें तो दोस्तों इनका स्वरूप हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे होगा, काय धन आ, और उसके बाद प्लस हो जाएगा, धन हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा लय धन
आ और उसके बाद फिर हो जाएगा धन और फिर हो जाएगा मैं धन आ। देख सकते हैं, अगर आप सोचिएगा कि इनमें से किसी एक वर्ण का और टुकड़ा हो सके तो आप लोग बिल्कुल भी उसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, आप लोग उसे बिल्कुल भी खंडित नहीं कर सकते हैं। ये दोस्तों कैसे वर्ण है? ये दोस्तों अखंडित वर्ण है, इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलेंगे? हम लोग इन्हें वर्ण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वर्ण का जो संबंध है हमारा, वो ना केवल दोस्तों मूल रूप से है बल्कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से है। यहाँ पर हमारा वर्ण का जो संबंध है शब्द के लिए, वो दोस्तों ना केवल उनके मूल रूप के लिए है बल्कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के लिए है। दोस्तों अगर आप लोग किसी शब्द निर्माण के लिए वर्ण अगर आप व्यंजन वर्ण के रूप में भी लेते हैं तो भी हम उसे वर्ण के रूप में ही गिनेंगे। किस रूप में गिनेंगे? वर्ण के रूप में ही गिनेंगे। हमारे पास 3 व्यंजन वर्ण है, कौन कौन? क, ल और म वाला। जब ये तीनों व्यंजन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात जब ये तीनों वर्ण एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो दोस्तों एक नए स्वरूप का निर्माण होता है। और वह स्वरूप होता है कौन सा? वह स्वरूप होता है कलम वाला। जब हम लोग इन तीनों ध्वनियों को एक साथ उच्चारित करते हैं तो उच्चारित क्रिया के फल स्वरूप हमें एक दोस्तों यहाँ पर संज्ञा मिलता है। और वो संज्ञा किस नाम से जाना जाता है? वो संज्ञा कलम नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि कलम का कोई अर्थ होता है, अगर हम आपसे बोले कलम का कोई अर्थ होता है तो आपका जवाब क्या होगा? आप लोग कह सकते हैं कि हाँ सर कलम का अर्थ होता है। कलम का अर्थ होता है लिखने वाला, जिसकी सहायता से लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे कलम बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कलम का जो अर्थ निकला वो निकला लिखने वाला, यानी कि इसका एक अपना ही अर्थ है। इसके अर्थ के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, किसी शब्द पर हमें आश्रित नहीं होना पड़ा। दोस्तों इसका जो अर्थ है वो खुद का है, वो स्वयं का है। जो शब्द होते हैं उनका अपना अर्थ होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि शब्दों में आने वाले जो वर्ण होते हैं, जो वर्णों के समूह होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो स्वतंत्र स्वरूप वाले होते हैं, स्वतंत्र अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ पर परिभाषा में बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं, ध्वनियों या वर्णों का वह स्वतंत्र एवं सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कलम का क्या है? एक निश्चित अर्थ है। कौन सा अर्थ? तो लिखने वाला अर्थ है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर एक और शब्द प्रकाश को लेकर चले तो दोस्तों प्रकाश से हमें यह पता चलता है कि प्रकाश का निर्माण 3 व्यंजन वर्णों के मेल से हुआ है। कौन कौन? तो एगो है प्र और एगो है का और एगो है तलाबी सा। ठीक है, हालांकि ये तीनों वर्ण अपने मूल रूप में नहीं है, आप लोग चाहें तो इन्हें मूल रूप में प्रकट कर सकते हैं, इन्हें मूल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मूल रूप में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हमने यहाँ पर जो वर्ण लिया है वो लिया है व्यंजन वर्ण के रूप में। दोस्तों यहाँ पर प्र, का और तलाबी सा ये तीनों व्यंजन वर्ण एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नए स्वरूप का निर्माण करती है। और उस स्वरूप का नाम क्या है? उस स्वरूप का नाम है प्रकाश। आप ही लोग बताइए, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? प्रकाश का अर्थ निकल रहा है? प्रकाश का कोई अपना अर्थ है? दोस्तों प्रकाश का अपना अर्थ है। प्रकाश का मतलब होता है प्रकाशित करने वाला, यानी कि अंधकार को मिटाने वाला। जो अंधकार को मिटाता है उसी को तो प्रकाश बोलते हैं। जो अंधकार को मिटाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। जो रोशनी पैदा करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका भी क्या हो चुका है? खुद का अर्थ आ चुका है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो प्रकाश है वो क्या है? वो एक शब्द है। अगर हम यहाँ पर इन वर्णों को पलट दें, ठीक है, अगर हम इन वर्णों को पलट दें, अगर हम प्र के स्थान पर ले लें तलाबी सा,
प्र के स्थान पर यदि हम ले लें तालाबी सा, उसके बाद हम ले लें का और फिर ले लें यहाँ पर प्र, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए। तो स का प्र। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर भी वर्ण संयोग कर रहे हैं, यहाँ पर भी वर्ण एक दूसरे के साथ संयुक्त कर कर एक नए स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जो इस नए स्वरूप का निर्माण हुआ है इसका कोई अर्थ निकल रहा है। आप ही लोग बताइए, जब आप लोग इसका उच्चारण कर रहे हैं तो दोस्तों उच्चारण क्रिया के फलस्वरूप इसका कोई अपना अर्थ निकल रहा है। बताइए स का प्र, इसका कोई भी अपना अर्थ बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है। दोस्तों जब इसका कोई भी अपना अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्णों का जो संयोग है, वर्णों का जो संयोजन है वो बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। वर्ण जब एक दूसरे के साथ सार्थक रूप में जुड़ते हैं, सार्थक कहने का मतलब जब वर्णों के संयोग से सही अर्थ निकलता है तभी जाकर दोस्तों हम लोग उनके संयोजन को शब्द का नाम देंगे, अन्यथा बिल्कुल भी शब्द का नाम नहीं देंगे। यहाँ पर वर्णों का संयोजन बिल्कुल भी सार्थक रूप में नहीं हुआ है बल्कि निरर्थक रूप में हुआ है। इससे कोई भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है। इसका जो उच्चारण है, इसके उच्चारण से हमें कोई भी दोस्तों जो अर्थ है उसका पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए बोल सकते हैं कि यह जो दोस्तों ये जो यहाँ पर ध्वनियों के संयोग से बनने वाला जो ये स्वरूप है ये बिल्कुल भी शब्द नहीं है। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहीं पर अगर हम एक ले ले और यहाँ पर शब्द बस, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर बस है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बस है। आप यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बस का निर्माण हुआ है चार मूल ध्वनियों के संयोग से। कौन कौन? बै, अ, सै, अ। ये चार मूल ध्वनियाँ एक दूसरे के साथ संयुक्त करके एक नए स्वरूप का निर्माण की है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बस। अब यदि हम आपसे पूछे कि बस का कोई अपना अर्थ है तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि हाँ बस का अपना अर्थ है। बस यानी कि लंबी गाड़ी जिसमें यात्री गण यात्रा करते हो, जिसमें सवारी क्या करती हो? सवारी यात्रा करती हो, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बस बोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बस का सीधा सीधा संबंध हो रहा है किससे? तो सवारी गाड़ी से। ट्रक, यहाँ पर हम ट्रक ले लें तो ट्रक का अर्थ किससे निकल रहा है? ट्रक का अर्थ यहाँ पर निकल रहा है दोस्तों सामान ढोने वाले बड़े गाड़ी से। जो गाड़ी सामान ढोता है, जो बड़ा गाड़ी सामान ढोता है उसी को हम लोग ट्रक के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बस का भी अपना अर्थ निकला, ट्रक का भी अपना अर्थ निकला। अगर हम यहाँ पर ले ले दोस्तों भेड़िया, यहाँ पर एक शब्द है भेड़िया। अगर आप इस भेड़िया का दोस्तों अगर आप इस भेड़िया का अर्थ निकालते हैं तो भेड़िया का अर्थ क्या हुआ? भेड़िया का अर्थ हुआ खूंखार। भेड़िया एक जानवर का नाम है। पता चल रहा है कि भेड़िया क्या है? भेड़िया एक जानवर है जो कि खूंखार होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों इसका भी अपना कोई एक अर्थ है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिस किसी भी स्वरूप का वर्णों के मेल से बनने वाला जो भी स्वरूप अपना सही और स्वतंत्र अर्थ प्रकट करेगा उसी स्वरूप को शब्द के रूप में जानेंगे। और ये तभी संभव हो सकता है दोस्तों जब वर्णों का संयोजन सार्थक होगा, जब वर्णों का संयोजन एक दूसरे के साथ बिल्कुल और बिल्कुल सही सही होगा। जब वर्ण एक दूसरे के साथ सही रूप में बिल्कुल भी संयुक्त नहीं रहेंगे तो दोस्तों उनका अर्थ भी हमें बिल्कुल भी सार्थक रूप में प्राप्त नहीं होगा, उनका अर्थ भी हमें स्वतंत्र रूप में प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द यदि आप लेते हैं तो दोस्तों उसका कोई ना कोई एक अर्थ अवश्य निकलेगा। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर पुस्तक का शब्द लेते हैं तो पुस्तक से पता चलता है किताब। किताब यानी कि जिससे हमें शिक्षा मिलती हो, जिससे हमें ज्ञान मिलता हो, जिसको पढ़ सकें उसी को क्या बोलते हैं? पुस्तक बोलते हैं। तो यहाँ पर उसका अर्थ निकला। अगर हम यहाँ पर दोस्तों ले ले जैसे कि हमें यहाँ पर ले ले मनुष्य, तो मनुष्य का भी यहाँ पर अर्थ निकलता है। मनुष्य यानी कि मानव, मानव यानी कि जिसके अंदर हर प्रकार का गुण होता है, जिसके अंदर अन्य जीवों की तुलना में बहुत ही ज्यादा उसके अंदर शक्ति होती है, बहुत ही वो महान होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मानव का भी अपना कोई ना कोई एक अर्थ है। अगर हम बल्ब ले लें तो बल्ब का भी दोस्तों अपना एक अर्थ है। बल्ब यानी कि जो जल कर रोशनी पैदा करें। ठीक है, तो दोस्तों मुझे
उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहा जाता है। शब्द में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आप लोग ये समझ के रखिएगा कि जब वर्णों के संयोजन से किसी स्वरूप का निर्माण होता है और वह स्वरूप अपना सही और सार्थक और स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता है, तो उसी स्वरूप को हम लोग शब्द के रूप में जानते हैं। उसी स्वरूप को हम लोग किस रूप में जानते हैं? शब्द के रूप में जानते हैं। शब्द का जो आधार होते हैं वो कौन होते हैं? वो वर्ण होते हैं। बिना वर्ण के आप लोग किसी भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमारे हिंदी व्याकरण में या फिर किसी भी भाषा में अगर कोई शब्द दोस्तों प्रयुक्त होता है तो उसका मेन आधार होता है वर्ण। बिना वर्णों की सहायता से आप किसी भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने ये समझ लिया कि शब्द किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर खरबूजा भेड़िया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दोस्तों आगे अगर हम कोई एक और शब्द ले लें जिससे कि आपको और अच्छे से पता चले, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक शब्द लेकर चलते हैं। जानते हैं, यहाँ पर हम एक शब्द ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर सेब ले लेते हैं। ठीक है, सेब, तो आपको पता चल रहा है सेब क्या है? एक फल है। सेब से हमें पौष्टिक आहार मिलता है, इसका एक अपना एक अर्थ है। ठीक है, अगर हम इनके वर्णों को बदल दें, आगे कर दें ब, पीछे कर दें से, तो क्या हो गया? ब से। तो दोस्तों ब से यहाँ पर ब से का कोई अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। ब से का अर्थ किसी वाक्य में भले दोस्तों निकल सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ब से बिल्कुल भी कोई भी एक शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे समझकर रख सकते हैं। हाँ, अगर बसना रहेगा ना, बसना रहेगा चाहे बसेरा रहेगा, तो उसका अर्थ हो सकता है। बसेरा कहने का मतलब जहाँ पर रुकने के लिए स्थान हो। जो स्थान रुकने के लिए होता है उसी को बसेरा कहा जाता है। तो उसका भी अर्थ निकल गया। हर एक शब्द का ही अपना कोई ना कोई एक अर्थ अवश्य होता है, इसलिए हम लोग अर्थ स्पष्ट करने वाले वर्णों के संयोजन को शब्द के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम नीचे चले तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हर एक स्टेप को मैं आप लोगों को बताता हूं अच्छे से। पहला है ध्वनियों या वर्णों का। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्वनियों का समूह। दोस्तों जब भी आप अपने मुख से कोई भी अगर ध्वनि उच्चारित करते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो उसे हम शब्द के रूप में जानेंगे। आप अपने मुख से जो भी दोस्तों आप ध्वनियों के समूह से शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अगर उस शब्द से कोई अगर अर्थ निकलेगा, कोई अगर अर्थ स्पष्ट होगा, तभी हम दोस्तों कहेंगे कि आपने अपने मुख से जो शब्द उच्चारित किया है वो वास्तव में एक सार्थक शब्द है। अन्यथा हम बोलेंगे कि वो एक निरर्थक शब्द है, बिना अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है। दोस्तों आप अपने मुख से बहुत सारे शब्द का उच्चारण करते हैं। देखिए, मानो कि यहाँ पर बात हटाते हैं, जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो अपने मुख से कुछ ना कुछ आवाज निकालते रहते हैं। पशु, जीव, जंतु, बहुत सारे दोस्तों ऐसे जीव प्राणी है इस संसार में, बहुत सारे ऐसे जलचर और नभचर प्राणी है इस संसार में जो अपने मुख से कुछ ना कुछ ध्वनि उत्पादित करती रहती हैं, कुछ ना कुछ अपने मुख से वर्णों का उच्चारण करती रहती हैं, लेकिन उनका जो शब्द है वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। उनकी जो भाषा है वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके भाषा का कोई सही अर्थ नहीं निकल पाता है, उनके शब्दों का कोई सही अर्थ नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे जीवों द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों को बिल्कुल भी शब्द के रूप में नहीं जानेंगे, बिल्कुल भी भाषा के रूप में नहीं जानेंगे। भाषा का निर्माण तभी हो सकता है जब भाषा में आने वाले शब्द सार्थक होंगे। जब भी किसी भाषा में आने वाले शब्द निरर्थक होंगे, सार्थक नहीं होंगे, तो उसे भाषा भी बिल्कुल भी जाना नहीं जाएगा। जितने भी जीव जंतु अपने मुख से जो भी शब्द उच्चारित करते हैं उनके शब्दों को बिल्कुल भी भाषा के रूप में जाना नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, जो रेलगाड़ी चलती है
तो रेलगाड़ी चलने के क्रम में कुछ ना कुछ आवाज़ जरूर करती है, छुक छुक की आवाज़ करती है। तो छुक छुक का अर्थ क्या हुआ? छुक छुक का कोई भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग छुक छुक को बिल्कुल भी दोस्तों शब्द के रूप में नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसी वस्तु को अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं तो दोस्तों उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर कांच के गिलास से अगर ऊपर से नीचे गिरकर अगर टूट जाए तो दोस्तों कोई ना कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन उस ध्वनि का कोई अर्थ नहीं निकलता। ध्वनि का अर्थ ना निकलने के क्रम में ही हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी शब्द नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यदि आप किसी मानकर चलते हैं बर्तन पर या किसी अगर आप सतह पर पीटते हैं तो दोस्तों वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन उस ध्वनि का कोई भी अर्थ नहीं निकल पाता है। अर्थ ना निकल पाने के कारण ही हम कहेंगे कि वो बिल्कुल भी शब्द नहीं है, वो बिल्कुल भी भाषा नहीं है। भाषा का संबंध है किससे? भाषा का संबंध है सार्थक शब्दों से। सार्थक शब्दों के मेल से जब वाक्य बनता है और वाक्यों के संयोजन से जब दोस्तों एक पंक्ति बनता है तभी जाकर भाषा का निर्माण होता है। तो जिस भाषा में सार्थक शब्द शामिल नहीं है वो बिल्कुल भी भाषा के रूप में जाना नहीं जाएगा। इसीलिए पशु एवं पक्षियों की आवाज को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता, क्योंकि उनके शब्द बिल्कुल भी सार्थक नहीं होते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और गहराई से समझाने का प्रयास किया है, आप लोग अच्छे से समझकर रखिएगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर उदाहरण में है राम पुस्तक खुशी। राम कोई एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, भगवान का नाम हो सकता है, जो कि एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यहां पर पुस्तक जो कि पढ़ने वाला कोई वस्तु हो सकता है, जो वस्तु पढ़ने योग्य होता है उसको हम पुस्तक बोल सकते हैं। यहां पर खुशी जो कि एक भावना का नाम है। दोस्तों जब आप खुश होते हैं तो आप अपने अंदर एक भाव व्यक्त करते हैं, किसका? तो खुशी का। तो यहां पर भावना के ये क्या हुआ? एक नाम प्रस्तुत हुआ खुशी। इसका भी अर्थ निकल रहा है खुशी, यानी कि अगला कोई खुश है, अगला कोई काफी अंदर से क्या है? आनंददायक है, आनंदमय है। तो यहां पर तीनों का अर्थ निकला। अगर अर्थ नहीं निकलता तो हम लोग बोल देते कि ये शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर वर्णों का समूह। तो मैंने बताइए किया, जब आप अपने मुख से किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और उसी ध्वनि को आप किसी लिपि की सहायता से लिखते हैं तो दोस्तों लिखने के क्रम में जो वहां पर लेखन दोस्तों लिखी जाती है उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हें ही दोस्तों वर्ण कहा जाता है। जो भी ध्वनि आप उच्चारित कर रहे हैं, यदि आप उस ध्वनि को किसी लिपि की सहायता से लिखते हैं तो उसी ध्वनि को वर्ण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? वर्ण या फिर अक्षर के रूप में जाना जाता है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखने में वर्णों का ऐसा समूह जो अर्थ प्रकट करता है। घर जो कि दोस्तों अर्थ प्रकट कर रहा है, घर यानी कि रहने वाला स्थान। ठीक है, जो कि हमें मतलब प्राकृतिक आपदाओं से बचाए, हमें मतलब दोस्तों एक रहने के लिए अच्छा स्थान प्रदान करे, उसी को तो घर बोलते हैं। पानी जो कि पीने योग्य हो उसको बोलते हैं पानी, जो पिया जिसे पिया जाए उसको पानी बोलते हैं। यहाँ पर पढ़ाई, जिससे ज्ञान हो, जिससे ज्ञान प्राप्त हो उसको हम लोग बोलेंगे पढ़ाई। तो तीनों का अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर स्वतंत्र, तो मैंने आप लोगों को स्वतंत्र बता दिया। हर एक शब्द का ही अपना कोई ना कोई एक स्वतंत्र अर्थ होता है। यहाँ पर फल और मनुष्य, इन दोनों का ही दोस्तों अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। शब्द अकेले अपने आप में अर्थ रखते हैं। अगला है सार्थक। दोस्तों मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया, जब तक वर्णों का समूह सार्थक रूप में संयुक्त नहीं होगा तब तक वर्णों के समूह से बनने वाला संयोजन शब्द के रूप में जाना नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सूरज जो प्रकाश का स्रोत होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज होता है, जिसका एक अर्थ निकल गया। ठीक है, यहां पर है निश्चित अर्थ। नदी जल का स्रोत जो कि एक निश्चित अर्थ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये अर्थ बिल्कुल भी बदलता नहीं है, बिल्कुल भी दोस्तों ये अर्थ अपने आप में बिल्कुल भी परिवर्तनशील नहीं होता। हाँ, वाक्य के अनुसार हो सकता है कि कुछ शब्दों का अर्थ बदल जाए, कुछ शब्दों का, सभी शब्दों का नहीं, कुछ शब्दों का अर्थ बदल जाए वाक्य के अनुसार, वाक्य के प्रयोग के अनुसार, लेकिन सभी शब्दों का जो अर्थ होता है वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है। इसलिए हर शब्द का एक विशेष और अस्थायी अर्थ होता है। ठीक है, यहां पर अब हम नीचे बात करेंगे दोस्तों जो शब्द की विशेषता है उनके बारे में। यहां पर अगर हम बात करें पहली विशेषता का, तो पहली विशेषता में बताया गया है शब्द भाषा का सबसे छोटा और महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग
उपयोग विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मैंने बतेबे किया अगर कोई शब्द है इसका मतलब वो सार्थक है, सार्थक है तो सार्थक से क्या हो सकता है, सार्थक से भाषा का निर्माण हो सकता है, क्योंकि भाषा हम उसी को बोलेंगे जिसमें सार्थक शब्दों का समावेश होगा। जिस भाषा में सार्थक शब्दों का समावेश नहीं होगा उसे हम बिल्कुल भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों भाषा का सबसे छोटा और महत्वपूर्ण घटक कौन है, तो दोस्तों शब्द ही है, क्योंकि वर्ण का, अकेले वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ कहां से निकलता है, अर्थ दोस्तों शब्द से ही निकलता है। शब्द के कारण ही दोस्तों किसी भाषा की पहचान मिल पाती है, किसी वाक्य की पहचान मिल पाती है। अकेला वर्ण का कोई पहचान नहीं होता। हालांकि शब्द का आधार, वाक्य का आधार दोस्तों वर्ण ही होते हैं, लेकिन अकेला उनका कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है, यहां पर 2 नंबर में बात करते हैं। 2 नंबर में है दोस्तों शब्द का अपना एक निश्चित और अस्पष्ट अर्थ होता है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को यह चीज बता दिया है। जल का अर्थ पानी जो कि पीने योग्य हो, पेड़ का अर्थ वृक्ष जहां से हमें छाया मिले, फल मिले, लकड़ी मिले, जो प्राकृतिक वस्तु हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पेड़ बोलेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता हो, ऑक्सीजन गैस छोड़ता हो, उसको हम पेड़ बोलेंगे। तो यहां पर पेड़ का अर्थ क्या हो गया, वृक्ष हो गया। ठीक है, यहां पर बात करते हैं नीचे। नीचे में है यह भाषा का सबसे छोटा इकाई है। क्यों इकाई है छोटा, क्योंकि दोस्तों भाषा का अस्तित्व शब्द पर ही टिका होता है। शब्द के कारण ही वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य से ही भाषा की पहचान मिलती है। हालांकि दोस्तों वर्णों के संयोजन से शब्द बनता है, लेकिन अकेला वर्ण का कोई भी पहचान नहीं होता। अगर 2 वर्ण मिलकर भी अपना सही अर्थ प्रकट कर रहे हैं तो दोस्तों उनका जो संयोजन होगा वो शब्द के रूप में ही जाना जाएगा। अगर 2 वर्ण मिलकर भी अपना कोई एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं तो दोस्तों उस स्वरूप को हम लोग शब्द के रूप में जानेंगे। इसीलिए किसी भाषा का छोटी इकाई क्या होता है, तो दोस्तों शब्द होता है, क्योंकि शब्द से ही किसी भाषा की पहचान होती है, ना कि वर्ण से किसी भाषा की पहचान होती है। ठीक है, वर्ण तो कोयल भी निकाल सकता है, तोता भी निकाल सकता है, शेर भी निकाल सकता है, बहुत सारे जीव वर्ण निकाल सकते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, यहां पर बात करते हैं नीचे। शब्दों का अर्थ उनके संदर्भ या उपयोग के आधार पर बदल सकता है। कैसे बदल सकता है आप लोग ध्यान से समझना। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं फल का अर्थ, यहां पर फल का अर्थ लिया गया है खाने योग्य चीज। ठीक है, यहां पर देखिए वाक्य के अनुसार जो फल होगा वो दोस्तों अलग अलग रूपों में प्रयुक्त होगा। देखिए अगर हम कोई वाक्य खाने से संबंधित ले रहे हैं तो उसमें फल का दोस्तों जो अर्थ होगा वो होगा खाने से संबंधित। अगर हम लोग कोई वाक्य अगर क्रिया से ले रहे हैं या फिर हम अध्यात्म से ले रहे हैं, अध्यात्म से, तो वहां पर दोस्तों फल जो होगा वो संबंधित हो जाएगा किससे, तो परिणाम से। किससे, तो परिणाम से, यानी कि कर्म के फल से। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। दोस्तों शब्द एक ही है लेकिन इनका अर्थ वाक्य के अनुसार बदल जा रहा है। मैंने बताइए कि आप लोगों को वाक्य के अनुसार कुछ शब्दों का, सभी शब्दों का नहीं, वाक्य के अनुसार कुछ शब्दों का जो अर्थ है वो बदल जाता है, लेकिन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो बिल्कुल भी वाक्य के अनुसार नहीं बदलता बल्कि अस्थायी रहता है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं दोस्तों नीचे। इनका उपयोग भाषा के अनुसार बदला जा सकता है। हिंदी में पढ़ाई, अगर दोस्तों भाषा को चेंज कर दे, लिपि को चेंज कर दे, लिपि ले ले अंग्रेजी, तो दोस्तों इसी शब्द को अंग्रेजी में लिखा जाएगा स्टडी। इसी शब्द को अंग्रेजी में क्या लिखा जाएगा, स्टडी। अगर हम संस्कृत भाषा ले ले तो दोस्तों पढ़ाई शब्द को लिखा जाएगा अध्ययन। क्या लिखा जाएगा, अध्ययन। यानी कि अर्थ एक ही है, पढ़ाई का भी अर्थ, स्टडी का भी अर्थ और अध्ययन का भी अर्थ, इन तीनों का अर्थ एक ही है। क्या करना, तो भैया वही मतलब शिक्षा का प्राप्ति करना या फिर कह सकते हैं अध्ययन करना, तीनों का अर्थ एक ही है। लेकिन लिपि के अनुसार, भाषा के अनुसार इन तीनों का जो स्वरूप है, तीनों शब्दों का जो स्वरूप है वो बदल जा रहा है, लेकिन अर्थ एक ही है। ठीक है, तो इससे आप यह समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी शब्द का स्वरूप लिपि के अनुसार अर्थात भाषा के अनुसार बदल सकता है, लेकिन उनका अर्थ एक ही रहता है। अर्थ में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहां पर अगर हम आगे चले दोस्तों तो आगे है शब्द का
उपयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार किया जाता है, जिससे वाक्य सही बनता है। दोस्तों, जिस प्रकार से वर्णों का संयोजन व्याकरण के अनुसार होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी वाक्य के लिए शब्दों का संयोजन, आप जानते हैं कि किसी वाक्य का निर्माण शब्दों के संयोग से होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, ठीक उसी प्रकार से शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। यदि शब्दों का मेल बिल्कुल भी सार्थक नहीं हुआ, शब्दों का मेल बिल्कुल भी दोस्तों समान अर्थ, एक तरीके से मान सकते हैं कि सही अर्थ व्यक्त करने वाला नहीं हुआ, तो हम उसे बिल्कुल भी वाक्य नहीं बोलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं राम स्कूल जाता है, इसमें आने वाले जो शब्द है राम स्कूल जाता और है, ये तीनों दोस्तों सही सही अपना अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात इस वाक्य के लिए ये चारों के चारों शब्द अपने सही सही स्थान पर आए हैं। लेकिन अगर हम इसके नीचे देखें तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्कूल राम जाता है, स्कूल राम जाता है, यानी कि इसका बिल्कुल भी सही अर्थ नहीं निकल पा रहा है। यहां पर सुस्पष्ट रूप से जो अर्थ है वो इस वाक्य से नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि दोस्तों इस वाक्य में आने वाले जो शब्द हैं वो बिल्कुल भी सही रूप में व्यवस्थित नहीं है, सार्थक रूप में संयोजित नहीं है। जब इन शब्दों को सार्थक रूप में संयोजित रखा जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि यह एक वाक्य है, अन्यथा हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ कर रखिएगा कि वाक्य में जो शब्द शामिल किए जाते हैं उन्हें व्याकरण के नियम के अनुसार शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं कि अपने मन से जहां तहां शामिल कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपने मन से जहां तहां शब्दों को शामिल करके वाक्य बना दीजिएगा तो वो वाक्य बिल्कुल भी दोस्तों व्याकरण के अनुसार नहीं होगा, बल्कि दोस्तों एक तरीके से वो रॉन्ग होगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य होगा, शुद्ध बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यह ना केवल विचारों को व्यक्त करने में सहायक है बल्कि समाज और संस्कृति को भी जोड़ता है। दोस्तों हम अपने मुख से जो भी भाषा बोलते हैं और उस भाषा में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द से पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। यदि हम शास्त्र संगत शब्द बोलते हैं, यदि हम वेद संगत शब्द बोलते हैं, वेद संगत शब्दों का यदि हम उच्चारण करते हैं तो लोग कहते हैं कि कितनी अच्छी इसकी भाषा है, इसका भाषा कितना सहज और सुलभ है, कितना प्यारा ये बोलता है। लेकिन जब हम अपने मुख से कोई भी अगर सार्थक शब्दों का अगर प्रयोग नहीं करते, अपने मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों को बिल्कुल भी शास्त्र संगत के अनुसार नहीं बोलते हैं, यानी कि दोस्तों एक तरीके से हम अश्लील शब्द अपने मुख से बाहर निकालते हैं, तो उससे हमारी संस्कृति की पहचान नहीं होती। ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दी गई है, हम कोई लो कैटेगरी से आते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छे परिवारिश में पाला गया नहीं है। ठीक है, ऐसा पता चलता है अगर आपके बोलने का तरीका खराब होता है या फिर आपके उच्चारण में यदि कमी रहती है। ठीक है, इसलिए शब्द पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, शब्द से ही आपकी पहचान होती है। आपका नाम क्या है वो बाद में, आपका परिवार कौन है वो बाद में, आप कितना कमाते हैं वो बाद में, आप जिस तरीके से बात करते हैं वो सबसे पहले है। यदि आपके बात करने का तरीका अगर बेस्ट है, यदि आपके बात करने का कौशल यदि अच्छा है और यदि आप अच्छी तरीके से अगले के सामने अगर आप अपनी बातों को रख पाते हैं तो उसी से पता चल जाता है कि आप कैसे परिवारिश में पले हैं, कैसे परिवारिश में आपका पालन पोषण हुआ है और आपका जो कुल है, आपका जो परिवार है वो कितना बेहतरीन और अच्छा और सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर दोस्तों चलते हैं नीचे है, ये सीमित संख्या में होते हैं लेकिन उनका उपयोग असीमित तरीकों से किया जा सकता है। दोस्तों जो शब्द होते हैं वो सीमित संख्या में होते हैं। अगर कोई एक शब्द कलम है तो दोस्तों कलम जैसा अब कोई दूसरा शब्द बिल्कुल भी हमारे शब्दकोश में पैदा नहीं होगा। शब्दकोश किसे कहते हैं? जिसमें शब्दों का भंडार हो, जिसमें शब्दों का भंडार होता है उसी को शब्दकोश कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिक्शनरी भी कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि अगर हम यहाँ पर जैसे कि हम ले लें गाय, तो गाय के अलावा अब कोई भी दोस्तों दूसरा शब्द नहीं है। हाँ, आप गाय का स्वरूप चेंज कर सकते हैं,
हैं, नील गाय बोल सकते हैं, बूढ़ी गाय बोल सकते हैं, पीली गाय बोल सकते हैं। विशेषण के अनुसार, क्रिया के अनुसार आप उस शब्द को बदल सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसका अर्थ गाय के लिए ही निकलेगा। अगर कोई एक शब्द है तो वो बिल्कुल भी दो नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि हमारे हर एक भाषा के शब्दकोश में आने वाले जो शब्द होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। उनका अर्थ भले दोस्तों मतलब उनके अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द भले अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लें दोस्तों, जैसे कि हम नदी को ले लें, नदी को, तो नदी यानी जिसमें पानी का बहाव हो, ठीक है, उसको नदी बोलते हैं। तो दोस्तों नदी जैसा दूसरा कोई शब्द यहाँ पर नहीं मिलेगा। हाँ, उसके अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा शब्द मिल सकता है। जैसे कि नदी के अलावा दोस्तों हो सकता है यहाँ पर सरोवर हो सकता है, उसके बाद आप नग भी ले सकते हैं, नग जिसको संस्कृत में बोला जाता है। और एक और भी दोस्तों होता है यहाँ पर सरयू, सरयू भी बोल सकते हैं। सरयू दोस्तों एक नाम है, नदी का ही नाम है, सरयू नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप सरोवर, तालाब और नदी ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों एक शब्द के अर्थ को अलग अलग शब्दों से व्यक्त करते हैं, लेकिन एक शब्द का बिल्कुल भी दूसरा जो स्वरूप है वो सेम टू सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं नीचे में आप जैसे में देख सकते हैं, प्रेम शब्द को वाक्य में अनेक तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। मुझे प्रेम चाहिए, अब प्रेम सबसे बड़ा गुण है इस वाक्य के लिए दोस्तों। मुझे प्रेम, यहाँ पर इस वाक्य के लिए जो प्रेम है वो या तो एक व्यक्ति के लिए है, हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम प्रेम होगा तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, मुझे प्रेम चाहिए। या फिर हो सकता है कि वो वास्तव में प्रेम मांग रहा है, यानी कि प्यार मांग रहा है। किससे? तो किसी से मांग रहा है कि हम मुझे प्रेम चाहिए, यानी कि मुझे प्यार चाहिए। हो सकता है कि एक पत्नी अपने पति से बोल रही है कि मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। तो अगर यहाँ पर दोस्तों अगर प्रेम यहाँ पर हम लोग व्यक्ति को नहीं लेंगे तो व्यक्ति के अलावा यहाँ पर प्रेम आ जाएगा भावना से संबंधित, ठीक है। अगर हम व्यक्ति को लेंगे तो व्यक्ति के लिए प्रेम आ जाएगा संज्ञा से संबंधित, यानी कि नाम से संबंधित। यहाँ पर प्रेम सबसे बड़ा गुण है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेम आ गया है किससे संबंधित? तो यहाँ पर प्रेम आ गया है दोस्तों भाव से संबंधित, ठीक है। प्रेम सबसे बड़ा गुण है। यहाँ पर चलते हैं नीचे, शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में विभिन्न रूपों में होता है। देखिए यहाँ पर राम पढ़ाई कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर राम शब्द का जो प्रयोग है वो संज्ञा के रूप में किया गया है। समझना ध्यान से जी आप लोग, ठीक है। शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में विभिन्न रूपों में होता है। राम पढ़ाई कर रहा है, इस वाक्य में राम शब्द का प्रयोग किया गया है संज्ञा के लिए, लेकिन इस वाक्य में राम शब्द का प्रयोग किया गया है विशेषण के लिए। क्यों? क्योंकि इस वाक्य को दोस्तों इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, राम बहुत तेज है, यानी कि इसमें राम की विशेषता को बताया जा रहा है। राम अपनी विशेषता को बतला रहा है, इसलिए राम यहाँ पर आ जा रहा है विशेषण के लिए। अगर हम बात करें अगले वाक्य का, तो दोस्तों इस वाक्य में भी राम आया है, लेकिन राम का जो स्वरूप है वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो राम है वो क्रिया के लिए आया है। राम दौड़ रहा है, इस वाक्य के लिए राम क्रिया को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में आने वाला जो राम शब्द है वो क्रिया के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थात विभिन्न रूपों में हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं नीचे, शब्द समय के साथ बदलते और विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से हमारे वर्ण स्थिर है, जिस प्रकार से हमारे अल्फाबेटों में आने वाले जो दोस्तों लेटर हैं वो अस्थाई हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो शब्द होते हैं वो भी अस्थाई होते हैं। वो बिल्कुल भी अस्थाई नहीं होते, क्योंकि उनका निर्माण दोस्तों समय के साथ होते रहता है। आप वर्णों के संयोग से जो भी आप दोस्तों आप एक ऐसा स्वरूप बना दे जिसका कोई अर्थ निकले तो एक नया शब्द बन जाएगा, ठीक है। आप वर्णों के संयोग से, वर्णों के संयोजन से कोई एक ऐसा स्वरूप बना दे जिसका कोई एक अर्थ निकलता हो, तो दोस्तों आप लोग शब्द का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि एक शब्द ज्यादा हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो शब्द होंगे वो निर्मित हो सकते हैं। अब जैसे कि सोना, तो दोस्तों संस्कृत में सोना को स्वर्ण कहा जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में एक सोना आ चुका। दोस्तों सोना कहां से बना है? सोना हिंदी वर्णमाला के वर्णों के संयोग से बना है। वर्णों के संयोग से यहाँ पर जब इस स्वरूप का निर्माण किया गया तो इसका एक अर्थ निकला। सोना यानी कि आभूषण, सोना यानी कि बहुत ही कीमती तत्व है। तो दोस्तों जब इसका एक अर्थ निकला तो इसको शब्द के रूप में ले लिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि शब्द बिल्कुल भी निश्चित नहीं होते हैं, बल्कि इनकी संख्या
संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जाता है जब वे अपना कोई एक सही अर्थ व्यक्त करते हैं तो। ठीक है, यहां पर बात करते हैं नीचे। यहां पर देखिए, हवाई जहाज को पहले वायुयान कहा जाता था। पहले हवाई जहाज को वायुयान कहा जाता था। अब दोस्तों वायुयान को किस रूप में जाना जाता है? तो हवाई जहाज के रूप में जाना जाता है। हवाई यानी कि हवा, और जहाज यानी कि जो हवा में गाड़ी चलता है, जो हवा में वाहन चलता है, उसका नाम दे दिया गया हवाई जहाज। यहां पर बात करते हैं फोन के लिए। बोला गया है फोन का हिंदी शब्द दूरभाष होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फोन एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी लिपि में इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन अगर हम हिंदी रूप में देखें, हिंदी शब्द के रूप में देखें तो दोस्तों हिंदी शब्द के रूप में इसका नाम है दूरभाष। अब देखिए, जब तक मोबाइल ना निकला होगा तब तक इस शब्द का कहीं कोई भी नाम ना होगा, लेकिन जब मोबाइल फोन का निर्माण हो गया, जब फोन आ गया तो एक नया शब्द भी बन गया जिसका नाम क्या है? दूरभाष है। जब तक टेलीविजन नहीं बना था तब तक दूर दूर तक कोई भी टेलीविजन का नाम नहीं होगा। अगर आप दोस्तों शास्त्रों में ढूंढेंगे, वेदों में ढूंढेंगे तो मोबाइल का, टेलीविजन का, चिप का, टेप रिकॉर्डर का, सीडी का, ये सब कोई भी आपको नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी चीजें, ये सभी उपकरण, ये सभी वस्तुएं मानवों द्वारा बनाई गई हैं। पुल, बांध, सड़क, ये कोई भी नाम आपको शास्त्रों में देखने को नहीं मिलेंगे। ये सभी नाम मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि शब्दों की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। जिस प्रकार से नए नए स्वरूप के वस्तु का निर्माण होता है, नए नए दोस्तों पदार्थ का निर्माण होता है, नए नए पदार्थों का खोज होता है, ठीक है, उसी प्रकार से नए नए शब्दों का भी निर्माण होते जाता है हमारे शब्दकोश में। इसीलिए उनका जो दोस्तों विस्तार है वो होते रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एक और एग्जाम्पल का, तो दोस्तों पता है आप लोगों को कि पहले दोस्तों जो हमारा शहर था भारत का, उसका नाम था, जानते हैं क्या? मुंबई। ठीक है, पहले शायद शहर का नाम था मुंबई, अब उसका नाम हो गया बम्बई। ठीक है, नहीं, बम्बई पहले था, पहले उस शहर का नाम क्या था? बम्बई था, अब उसका नाम क्या हो चुका है? मुंबई। तो आप देख सकते हैं एक और नया शब्द आ गया यहाँ पर। इस शब्द को दोस्तों बदलकर एक नया शब्द रख दिया गया, क्या? तो मुंबई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो दोस्तों आगे है शब्दों का अर्थ और प्रभाव उनके उच्चारण और ध्वनि पर निर्भर करता है। जैसे माला, दोस्तों यहाँ पर माला का जो संबंध है वो हो जाएगा हार से, क्योंकि माला का अर्थ हार से ही होता है, चाहे वो माला फूलों की हो या फिर रत्नों या फिर दोस्तों सोने की हो। ठीक है, माला का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? हार से होता है। लेकिन अगर हम इस माला में थोड़ी सी अगर हम मात्रा हटा दें तो दोस्तों माला से क्या बन जाएगा? माला से माल बन जाएगा। थोड़ी सी मात्रा हटने के कारण ही शब्द का अर्थ और शब्द का स्वरूप ही चेंज हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माला और माल दोनों का रूप यहाँ पर चेंज हो चुका है और दोनों का अर्थ भी यहाँ पर बदल गया है। यहाँ पर माला का अर्थ हो गया हार और यहाँ पर माल का अर्थ हो गया सामान, जो कि आप लोग आम बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि लड़कियों के लिए माल शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, जो कि उन्हें इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये गंदा वर्ड है, नहीं बोलना चाहिए किसी भी लड़की को। आगे बात करते हैं नीचे, शब्द सरल या जटिल हो सकते हैं। सरल जो दोस्तों सिंपल से अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, और जटिल उन शब्दों को कहा जाता है जिसके अर्थ दोस्तों छिपे रहते हैं, उसका अर्थ आप लोगों को निकालना पड़ता है। शब्दों को तोड़कर, जिस शब्द को तोड़कर, जिस शब्द के वर्णों को तोड़कर उनका अर्थ निकाला जाता है, उन शब्दों को कहा जाता है जटिल। और जो शब्द अपने वर्णों को बिना विभक्त किए ही जो शब्द अपना अर्थ सीधा सीधा व्यक्त कर देते हैं उनको कहा जाता है सरल। जैसे कलम सीधा सीधा अर्थ व्यक्त कर रहा है, जैसे पुस्तक, घर, ये सब सीधा सीधा अपना अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। नदी, तालाब, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सभी अपना सीधा सीधा अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इन सभी शब्दों को हम लोग कहेंगे सरल शब्द। लेकिन अगर हम बात करें विद्यालय का, विज्ञान का, तो दोस्तों यहां पर हो जाएंगे ये शब्द कौन से? तो दोस्तों हो जाएंगे जटिल। पुस्तकालय, तो दोस्तों तोड़ा जाएगा, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय दोनों को अलग कर दिए। आलय का मतलब हुआ स्थान, यानी कि दोस्तों एक ऐसा स्थान जहां पर पुस्तकों का भंडार हो, जहां पर
पुस्तकों का भंडार होता है उसी को पुस्तकालय कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय क्या है, एक प्रकार का जटिल शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम चतुर्भुज ले लें तो चतुर्भुज से सीधा सीधा अर्थ बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। चतुर्भुज को अगर हम तोड़ेंगे, चतुः धन भुज, चतुः का मतलब चार, भुज का मतलब चार, यानी कि चार भुजाओं वाला, त्रिभुज, त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला। तो दोस्तों जब इनके वर्णों को तोड़ने से हमें अर्थ का पता चल रहा है तो हम लोग इन शब्दों को जटिल समझेंगे। विज्ञान, बी का मतलब होता है विद्या और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि जिसमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो उसको कहा जाता है विज्ञान। तो विज्ञान भी हो जाएगा कैसा, तो एक प्रकार का जटिल। तो दोस्तों आप समझ पाए कि सरल शब्द कौन होते हैं और जटिल शब्द कौन होते हैं। ठीक है, यहां पर बात करते हैं आगे। जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है उसे पद कहते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों हो सकता है एग्जाम में आ जाए, पद किसे कहा जाता है, पद किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे। दोस्तों जब भी कोई शब्द स्वतंत्र होता है, बिना किसी वाक्य के होता है, तो दोस्तों उस स्थिति में उसे शब्द कहा जाता है। लेकिन जब किसी वाक्य निर्माण के लिए किसी शब्द को लिया जाता है तो वह शब्द उस वाक्य के लिए पद बन जाता है। वह शब्द उस वाक्य के लिए क्या बन जाता है, उस वाक्य के लिए पद बन जाता है। जब वाक्य के निर्माण के लिए शब्दों को सार्थक रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो वे सभी शब्द उस वाक्य के लिए पद के रूप में जाने जाते हैं, टर्म के रूप में जाने जाते हैं। पद कुछ और बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि दोस्तों पद शब्द ही होते हैं जो कि वाक्य के लिए अपने शब्द वाले स्वरूप को समाप्त करके पद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। इसका परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैं कल दिल्ली से आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कल दिल्ली से आ गया, ये सभी शब्द है, लेकिन मैं कल दिल्ली से आ गया इस वाक्य के लिए ये सभी शब्द पद हो जाएंगे। मैं कल दिल्ली से आ गया, ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, टर्म यानी कि पद कहलाएंगे। यहाँ पर ये पद हो गया है दोस्तों कर्ता के रूप में, ये हो गया है दोस्तों काल के रूप में, काल की आज काल के रूप में हो चुका है, समय के रूप में हो चुका है। यहाँ पर यह शब्द हो गया है स्थान के रूप में, से शब्द हो गया है कंजक्शन के रूप में, संयोजन के रूप में, आ शब्द हो गया है दोस्तों क्रिया के रूप में, और गया शब्द हो गया है दोस्तों काल के रूप में। वही काल यानी समय के रूप में, कि समय कैसा है, समय वर्तमान है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आपकी पकड़ मैं इतना मजबूत कर दूंगा कि आप लोग कभी भी हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी भी पद को, किसी भी आप लोग टॉपिक को भूल नहीं सकते हैं। बस आप लोग ध्यान से मेरे द्वारा बताए गए जो टॉपिक है, मेरे द्वारा बताए गए जो दोस्तों यहाँ पर कथन है, उसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अगर हम लोग नीचे, तो नीचे आपको मिलता है शब्द विचार के प्रकार। दोस्तों शब्द विचार को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से चार शब्द आते हैं, जिसमें पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, दूसरा है विदेशी, पांचवा यहाँ पर शंकर है, जो कि दोस्तों बहुत ही रेयर केस में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर तीन शब्द होते हैं, जिसमें से पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। और यहाँ पर यदि हम बात करें तीसरा का, तो तीसरे भाग में आएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दो शब्द होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक है। और यहाँ पर लास्ट है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर दो शब्द होते हैं, जिन्हें विकारी और अविकारी शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को शब्द के बारे में बताया, शब्द की पहचान करना सिखाया, शब्द कैसे निर्मित होते हैं, इनके कौन कौन से गुण होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, प्रकार में आने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को इनके प्रकारों से संबंधित जो शब्द होंगे उनकी दोस्तों जानकारी आप लोगों को देंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शब्द से संबंधित बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी मिली है, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।